चैप्टर का नेम है जी काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है पहले वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नाउन एज डायनामिक्स। यानी कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो मोशन के साथ ऑब्जेक्ट्स की मोशन के साथ डील करती है उसको डायनामिक्स कहते हैं। अब डायनामिक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। We can divide it into two parts. The first describing the motion of the body without any reference to the forces acting on it, and the second establishing relations between the motion of the body and the forces under which the motion take place. The former is called kinematics and the later is termed as kinetics. अच्छा, kinematics और kinetics में कह रहा है कि काइनेमैटिक्स में हम जो है जब मोशन को स्टडी करते हैं वो किसी रेफरेंस के बगैर स्टडी करते हैं, जबकि काइनेटिक्स में हम जब मोशन को स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास रेफरेंस होता है। रेफरेंस से मुराद ये है कि कोई कोऑर्डिनेट प्लेन ले लें आप, ठीक है, कोई प्लेस ले लें, कोई पॉइंट ले लें, ठीक है। वो जब लेकिन ये है कि पहले हमने उसको स्टडी नहीं करना, तो हम काइनेमैटिक्स तक रहते हैं पहले। इसमें आते हैं जी, हमारा पहला जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। यानी कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी टाइम टू टाइम। कंसीडर ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन मूविंग अलोंग ए कर्व ए बी। ये देखें, ये कर्व है जी ए से लेकर बी तक, और कोई पार्टिकल है जो यहाँ से ए से बी की तरफ मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। और किसी टाइम टी पे अगर फ़र्ज़ करें वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है तो आफ्टर सम टाइम टी तो वो चलता चलता हुआ यहाँ पे आ जाता है पॉइंट पी के ऊपर। और पॉइंट पी के ऊपर उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर होता है, जिसको हम ओ पी से शो करते हैं। यही लिखा हुआ है सारा कुछ। लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय ओ पी इज इक्वल टू आर। अच्छा, जैसे जैसे पार्टिकल आगे कुछ मूव करता जाएगा तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ तक आया, कुछ टाइम गया है और जगह भी चेंज हुई है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पार्टिकल अपनी मूवमेंट करता जाएगा और पोजीशन वेक्टर भी अलोंग कर्व चेंज होता जाएगा। Now as the time progress the particle changes its position, it means that its position depends upon the time। क्योंकि जो पार्टिकल है वो टाइम के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है, लिहाजा जो आपका पोजीशन है पार्टिकल की वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। सो लिहाजा हमने इसको लिख लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ टी। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इक्वेशन ये शो कर रही है यहाँ पे। नोट है जी कि आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वेशन ऑफ द लोकस अलोंग विच द पार्टिकल मूव। एक्चुअली ये इक्वेशन है आर आर ऑफ टी, ये एक फंक्शन है टाइम का, और ये शो कर रहा है कि एक पार्टिकल कर्व के अलोंग किस तरह से मूव कर रहा है। ये फर्स्ट टॉपिक था छोटा सा। अब आगे है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कंसीडर ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन मूविंग अलोंग द कर्व ए बी। अब ये आपके पास वही कर्व है ए से लेके बी तक, एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। लेट एट एनी टाइम टी, किसी वक्त टी पर वो पॉइंट पी के ऊपर है, इज एट पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, और पी के ऊपर उसका पोजीशन वेक्टर आर है। इसी तरह आफ्टर सम टाइम वो पहुंच जाता है क्यू के ऊपर, और क्यू के ऊपर वो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर प्लस डेल्टा आर है। ये जो डेल्टा आर है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, और ये जो इसने कर्व के अलोंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तय किया है, और ये जो है इसका डेल्टा आर ये है डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर टाइम टी इसने ये पी से जो क्यू तक किया है।
After a very small interval of time delta t, let the particle reaches at point q whose position vector, ये सारा मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अगर आपने पी क्यू वेक्टर निकालना हो तो आप जानते हैं कि हम क्यू वेक्टर में से, क्यू पोजीशन वेक्टर में से पी पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। ये देखिए, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर। तो आर वेक्टर जो है वो आर वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा और पी क्यू आपके पास डेल्टा आर रह जाएगा। ये पी क्यू आपके पास डेल्टा आर है, यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्टेड डिस्टेंस, इस ये डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली। और ये पी क्यू से पी तक ये जो डिस्टेंस जहाँ पे ये मैं मूव कर रहा हूँ जिस तरह जो, तो ये आपके पास डिस्टेंस है खाली। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क होता है, डिस्टेंस किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट पी टाइम। अच्छा, अब आगे है जी, नाउ द रेशो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ज़ाहरी बात है आपके पास वेलोसिटी आती है, और इस वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। इज कॉल्ड द, यहाँ पे एस की जगह पे डी लगाना है अपने, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर इस एवरेज वेलोसिटी को आप डेल्टा टाइम को आप अप्रोच करा दो ज़ीरो को, तो ये आपके पास आ जाती है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी को आप कहते हैं वी। और ये आपका बराबर हो जाएगा डी आर ओवर डी टी के। आपको पता है कि जब डेल्टा टी को अप्रोच कराते हैं ज़ीरो को तो ये डेरिवेटिव में चला जाता है, तो डी आर ओवर डी टी ये आपकी वेलोसिटी के इक्वल है, और इसको वी वेक्टर से शो करते हैं। अब वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी ओवर डी टी आपको पता है जब वेलोसिटी को आप का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। ये देखें, डी वी ओवर डी टी डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए। और ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। नोट अब देख लें, नोट में क्या है जी, और में ये है कि आपने आर वेक्टर लिया है, उसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, वो आपके पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का आपने मैग्नीट्यूड लिया है, डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होगा, ये डी एक्स ओवर डी टी इसके कंपोनेंट के स्केयर करके उसका स्केयर रूट आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ये आपके बराबर होती है डी एस ओवर डी टी के इज़ द, और ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी, और इसको हम स्पीड कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल होती है। एग्जांपल है जी यहाँ पे, a particle is moving in such a way that its position at any time t is specified by vector r। ये वेक्टर आपको दिया गया है। अब आपने इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आपको पता है कि जब r को आप का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वेलोसिटी आएगी, जब वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू t आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये r दिया हुआ है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का होता है 2t। इसी तरह कोस टी का माइनस साइन टी, साइन स्क्वायर टी होता है 2 साइन टी कोस टी। ए टी का डेरिवेटिव ए टी आएगा, लॉग टी का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर टी। लेकिन ये डी आर ओवर डी टी किया तो हमारे पास ये आ गई है वेलोसिटी। अब ये चेक करें, 2 साइन टी और कोस टी ये होता है साइन 2t। इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब टॉपिक नंबर हमारा 3 स्टार्ट होता है जी, कार्टेशियन कंपोनेंट। एक्चुअली ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इसी लेक्चर में हम इसको कवर करते हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। A point in Cartesian coordinates denoted by as p of x y and its position vector is r o p।
कह रहे हैं एक पॉइंट है P, ये P एक पॉइंट है एक्स वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। ये x डिस्टेंस है इसका और ये y डिस्टेंस है, और ये आपके पास आता है पॉइंट P। इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो OP है, जिसको हमने R से शो किया हुआ है। हम जानते हैं कि R बराबर होगा xi प्लस वाई जे के। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, और वैसे भी ये xi प्लस वाई जे के इक्वल होता है। Where I and j are the unit vectors along x-axis and y-axis respectively। अब यहाँ से अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। ये देखें विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया हुआ है यहाँ पे, और इससे हमारे पास वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स आ गए हैं अलोंग डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, where dx over dt and dy over dt are components of velocity along x axis and y axis respectively। इसी तरह ही अब आपने यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड ले ली। मैग्नीट्यूड ये पहले भी पिछले वाले हम टॉपिक्स में ले गए हैं। नाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन के लिए हम उसको फिर एक बार डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा आपके पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हैं और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पेपर में अगर आपको पूछेगा कि कार्टेशियन कंपोनेंट बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, तो ये हमने फाइंड कर लिया। आसान सा टॉपिक है। अब ये आपका मेन टॉपिक आया जी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चीज़ें आसान हैं, बस आपने इनको गौर से थोड़ा सा देखना है। फर्स्ट वी फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। पहले हम वेलोसिटी के और टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। टेंजेंशियल टेंजेंट से निकला है, और जो है नॉर्मल जो है वो आपको पता है नॉर्मल होता है, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। वेलोसिटी की यही डेफिनेशन होती है, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। अच्छा, इस डी आर ओवर डी टी को मैं लिख सकता हूँ डी आर ओवर डी एस, अपने पास से डी एस से डिवाइड कर दिया और डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया। हम जानते हैं कि डी एस ओवर डी टी तो वी के इक्वल होता है, अभी पीछे हमने निकाला है। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डी आर ओवर डी एस हो गया, इसको आपने कह दिया 1। नाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डी आर ओवर डी एस। अब हमारे पास अगर हमने v के कंपोनेंट चाहिए, हमें वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, हमें उसके लिए डी आर ओवर डी एस को फाइंड करना पड़ेगा। तो डी आर ओवर डी एस को फाइंड करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डी आर ओवर डी एस एक वेक्टर है, तो वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों का ज़रूरत होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन और दूसरी उसकी मैग्नीट्यूड। तो पहले डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस। इस डेल्टा एस को, क्योंकि डी आर ओवर डी एस बराबर होता है लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस। अच्छा, ये कर्व है जी आपके पास, ये कर्व है पी से क्यू तक। अगर मैं ये और ये यहाँ से डेल्टा एस है डिस्टेंस, क्यू से पी तक ये है डिस्टेंस डेल्टा एस। अगर मैं ये क्यू से डिस्टेंस कम करता जाऊँ, यहाँ से यहाँ आता जाएगा, इधर से यहाँ, और ये कम करता करता इसको बिल्कुल डेल्टा एस को ज़ीरो को अप्रोच करवा दूँ, तो आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर आएगा फिर ये टेंजेंट की शक्ल में आएगा। इस, क्योंकि बिल्कुल जब आप ज़ीरो कर देंगे तो आपके पास ये देखिए, यहाँ पे अगर अभी हम ड्रा करते हैं तो दो पॉइंट्स आते हैं पी और क्यू। जैसे जैसे हम इसको नज़दीक लेके जाते हैं तो ये जो आपके पास कर्व है, ये यानी कि ये जो आपके पास वेक्टर आएगा एक, ये अलोंग द टेंजेंट लाइन हो जाएगा, इज प्योरली अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। लेट टी बी द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। और चूंकि ये लॉन्ग टेंजेंट हो जाएगा तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया जिसको हमने नाम रख दिया टी हैट का। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो डी आर ओवर डी एस की अलोंग द टेंजेंट लाइन होगी। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड इज डी आर ओवर डी एस, इज वही चीज़, सिर्फ आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया है। अब डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। डेल्टा एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर आपके पास है, सॉरी डेल्टा एस जो है वो सिर्फ डिस्टेंस है और डेल्टा आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है।
अब ये क्या कहता है कि जब डेल्टा एस अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, तो डेल्टा एस यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये जो कर्व वाला डिस्टेंस है और ये जो लाइन वाला डिस्टेंस है, ये जो आपको पी क्यू लाइन सेगमेंट वाला डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनकी रेशो इक्वल हो जाएगी 1 के। डेल्टा और डेल्टा एस जब 1 होगा, यानी कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनको कैंसिल किया जाएगा और ये 1 के इक्वल आ जाएंगे। तो डी आर व डी एस आपके पास आ गया जी 1। डायरेक्शन आ गया अलोंग द टेंजेंट लाइन, और ये जो क्या नाम है इसकी मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आई है 1। बिकॉज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द कोड, वो जो कोड थी जो लाइन सेगमेंट के इस सूरत में थी और जो आर्क थी वो आपस में बराबर होती हैं, तो वो कह रहा है कि ये 1 के इक्वल आएगा। अब टोटल डी आर और डी एस बराबर हो गया, ये 1 है मैग्नीट्यूड का और टी जो है ये आपके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन को जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास वेक्टर आ जाता है, तो ये आ गया टी हैट। अब इसको हम यूज़ करेंगे दोबारा इस इक्वेशन में 1 में। डी आर व डी एस हमारे पास आया टी के इक्वल। लें डी आर व डी एस हमारे पास आया उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, टी के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने हैं, तो नॉर्मल कंपोनेंट तो यहाँ पे वेलोसिटी का ज़ीरो है, तो उसमें हमने इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ज़ीरो को ऐड कर लिया और साथ एन मल्टीप्लाई कर दिया। एन यूनिट वेक्टर जो है वो अलोंग द टेंजेंट अलोंग द नॉर्मल लाइन है। अब हमने एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना है। So the tangential components of the velocity is v and the normal component of velocity is 0. Now we find the tangential and normal components of acceleration. ये देखें यही इक्वेशन दी गई थी आपको, आपने क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। इस जीरो का तो डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये तो हमने सिर्फ वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करने के लिए किया था इसको, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी वी, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो डी वी ओवर डी टी टी यूनिट वेक्टर प्लस वी डी टी ओवर डी टी। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है डी टी हैट ओवर डी टी, तो इसको मैंने लिख लिया डी टी हैट ओवर डी साई से डिवाइड कर लिया, डी साई को डी एस से डिवाइड कर लिया और डी एस को डी टी के बराबर। अब चेक करें ये जो सारी चीज़ है ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि डी साई को डी साई से कैंसिल कर दो और डी एस को डी एस से कैंसिल कर दो, तो आपके पास बाकी फिर वही रह जाएगा डी टी हैट ओवर डी टी। अच्छा साई और साई क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक कर्व थी जी, ये कर्व है। अब इस कर्व पे ये जो ए से पी की तरफ ये जो लाइन जा रही है ये टेंजेंट है। चेक करें टेंजेंट क्यों है, क्योंकि ये कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ये टेंजेंट है आपके पास। टेंजेंट के ऊपर ये जो एन वाली लाइन है ये नॉर्मल है। अब टेंजेंट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम साई कहते हैं, क्योंकि टेंजेंट ये वाला टेंजेंट, ये वाला नॉर्मल सॉरी, और ये वाला टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री आएगा। ये हमने साई सपोज किया हुआ है 90 डिग्री और साई हो गया, तो ये आपके पास आएगा 90 डिग्री माइनस साई। अच्छा अब ये वाला एंगल रह जाता है कि ये 90 डिग्री प्लस साई, ये जो नॉर्मल लाइन है ये 90 डिग्री प्लस साइन कैसे एंगल बनाती है। देखें आपके पास ये एक ट्राइंगल है पी ए और बी। ट्राइंगल के जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल उसके अपोजिट इंटरनल टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस सी, इसके अपोजिट में एक ये 90 डिग्री एंगल है और ये एक साई, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये एक्सटर्नल एंगल आएगा। ये सारी चीज़ें होगी हमारी। वेयर साई इज द एंगल विच द टेंजेंट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Now t is the unit vector along the tangent line and n is the unit vector along the normal line। ये तो हमें पता है सारा। अच्छा t वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, अब ये टेंजेंट वेक्टर है ये वाला, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम किस तरह लिखते थे, अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता तो कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे हो जाता, यहाँ पे साई है तो कोस साई आई प्लस साइन साई जे हो जाएगा।
देखें टी हैट इज इक्वल टू कोस साई आई प्लस साइन साई जे। अब चूँकि नॉर्मल इसके ऊपर होता है परपेंडिकुलर, और नॉर्मल का हमने देखो एंगल भी क्या है 90 डिग्री प्लस साई, तो इसके जब निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस 90 डिग्री प्लस साई आई प्लस साइन 90 डिग्री प्लस साइन साई जे। ये चेक करें टेंजेंट के, तो वो आगे सीधे सीधे। अब नॉर्मल की क्या आएगा, कोस पाई ओवर टू 90, यानी कि 90 प्लस साई आई प्लस साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साई जे। तो आपको पता है कोस पाई ओवर टू प्लस साई अगर होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और 90 पे कोस अपनी जो है वो को रेशो में तब्दील होता है, लिहाजा ये कोस जो है वो माइनस साइन साई हो जाएगी, और इस तरह साइन पाई ओवर टू प्लस साई हो जाएगा आपका कोस साई जे। अब इसको यहाँ से अब हम ये टी लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फॉर विद रिस्पेक्ट टू साई, तो साई के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। कोस साई का जो डेरिवेटिव है आपको पता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन साई जे हो जाएगा, आई आई हो जाएगा, और साइन साई का जो डेरिवेटिव है वो कोस साई जे हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमारी बराबर थी एन के, चेक करें माइनस साइन साई आई प्लस कोस साई जे, ये आपका बराबर है एन यूनिट वेक्टर के। इसी तरह ही आप डेरिवेटिव लेंगे इस एन का विद रिस्पेक्ट टू साई। तो यूजिंग इक्वेशन 6 इन 3, बल्कि नहीं लिया उसका डेरिवेटिव नहीं लिया, हम इसको क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 6 आई है इसको 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन 3 थी, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी हैड प्लस वी डी टी ओवर डी साई डॉट डी साई ओवर डी एस ओवर डी टी। ये डॉट से मुराद है मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि डी साई ओवर डी एस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डी एस ओवर डी टी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर का स्केलर के साथ डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। डी टी ओवर डी साई ये देखें ऊपर आया हुआ है, ये एन हेड के बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर आ गई है। डी साई ओवर डी एस वैसे का वैसे, डी एस ओवर डी टी हमें पता है ये वी के बराबर होता है। अब यहाँ पे डी साई ओवर डी एस को आपने याद रखना है, ये 1 ओवर रो है। अब ये रो क्या होती है ये आगे जाके बताते हैं आपको, और डी एस ओवर डी टी आपका बराबर होता है वी के। आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास आ जाता है ये ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी हैड प्लस वी एन हैड 1 ओवर रो वी से मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर हो गया, और ये बटे में ये रो क्योंकि कांस्टेंट है नीचे आ जाएगा, और एन हैड। अब एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल कंपोनेंट डी वी ओवर टी है, और एन का यानी कि और नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर ओवर रो है। यही लिखा हुआ है सारा यहाँ तक। मोर ओवर रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इज़ गिवन बाय, रो जो है ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इस ये आपको जो है वो आगे जाके बताएंगे कि क्या चीज़ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रो की जो डेफिनेशन है वो ये है 1 प्लस डी वी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, इस सारे की पावर 3/2, और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। लास्ट हमारा टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, पॉइंट को जब हम कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं तो एक्स और वाई की शक्ल में शो करते हैं। जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में शो करेंगे तो पॉइंट को लिखा जाएगा पी आर और थीटा। अ पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आर एंड थीटा, वेयर आर इज़ द रेडियस वेक्टर, जहाँ पे आर जो है वो रेडियस वेक्टर होगा, एंड थीटा इज़ द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स विद इनिशियल लाइन। अच्छा, यहाँ से देखें द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आर इज कॉल्ड द रेडियल डायरेक्शन। ये देखें यहाँ पे ये कर्व है आपके पास ये वाली, पहले आप इसको देख लें, बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन हैं। ये आपकी जो है कर्व है। अब यहाँ पे पी आर थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको लिया है। अब इस पॉइंट का यहाँ से ये ओरिजिन तक का फासला, इसको हम
रेडियल वेक्टर कहते हैं आर, ठीक है। और ये जो और इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द यूनिट वेक्टर आर, इसकी डायरेक्शन को आर हैट से हमने शो किया हुआ है, ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर